बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चैप्टर 30 स्टार्ट करते हैं बायोकेम का। ठीक है, इस चैप्टर में जो चीज़ें हमने देखनी है, डीएनए का स्ट्रक्चर देखना है, रेप्लिकेशन और रिपेयर, ये तीनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। रेप्लिकेशन हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे, हम यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे। ओके, और रिपेयर का प्रोसेस ये रिपेयर जो है ना इंपॉर्टेंट है, सीखिए, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। और रेप्लिकेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम देख लेंगे। यानी 4 मेजर चीज़ें हैं। जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो यहाँ से लेकर हमने पढ़ना है यहाँ तक, और जो है ना रेप्लिकेशन फिर वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन हम पढ़ेंगे किस तरह से होती है। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर ये यहाँ तक इसको कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम यूकैरियोट्स में स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा बेसिक लेवल का, ये ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं। और फिर रिपेयर करेंगे वो, मतलब इंशाल्लाह ये टॉपिक ये बहुत आसानी से हम 4 चीज़ें। अब हमने ये नहीं सोचा बहुत लेंथी है, ये होगा नहीं, बहुत लंबा लग रहा है चैप्टर, तो पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बिल्कुल आपने ये सोचना कि हमने इस चैप्टर में सिर्फ 4 टॉपिक्स ही पढ़ना है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है डीएनए की रिपेयर। और फिर उसके बाद जो आरएनए का स्ट्रक्चर भी देख लेंगे, उसमें क्या क्या बांटते हैं। और फिर एप्लीकेशन में, मतलब स्ट्रक्चर इसमें थोड़ी मोटी मोटी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन को भी मतलब इस तरह से एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन, इसको ज़्यादा से हम ना तो इसको सर पे सवार करना है कि पता नहीं क्या चीज़ है। ठीक है, जितना हम सोचेंगे हमें वो चीज़ उतनी मुश्किल लगेगी। हम बजाय इसके टाइम जो है करें, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने नोट्स बनाया हुआ, ठीक है, और इसको हम ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 30 डीएनए का स्ट्रक्चर। अब डीएनए का स्ट्रक्चर देखो, 2 तरह से हमें पता है डीएनए क्या होता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमर है, ऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स का, ये एक न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। ठीक हो गया। अब असल में 2 तरह के हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए होता है और आरएनए होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेंट्रल डोग्मा की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, यानी कि इन्फॉर्मेशन डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, सच इन इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर बैक फ्रॉम द प्रोटीन टू इधर न्यूक्लिक एसिड तक, दोबारा पीछे से ये नहीं जाती। अब ये देखो, डीएनए से आरएनए, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं, जिसको हम आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, इसको ट्रांसलेशन प्रोटीन की सिंथेसिस। ठीक है, अब अगर हम जो है आरएनए से डीएनए बनाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और अगर डीएनए से दोबारा डीएनए बन रहा है तो इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। और इस चैप्टर में हमने रेप्लिकेशन को ही ज़रा पढ़ना है कि वो किस तरह से होती है और डीएनए की। ठीक है, अब डीएनए क्या है हमने बात कर ली। डीएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, कोवलेंटली बाइंड होता है, लिंक्ड होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक पॉलीमर बना देते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड्स कैसे मिलते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ बाय द 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिला होता है। ठीक है, और ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के। जैसे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखें इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आप देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर डीएनए का इट इज़ जस्ट अ सीक्वेंस है। इट इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर में ना सिर्फ एक लीनियर सा, अगर आप देखो, सीक्वेंस होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट का। फिर उसके बाद जबकि सेकेंडरी में क्या होता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें हेलिक्स बन जाते हैं। और अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो ये न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन। और अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो ये न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन, नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्ड रीजन। ठीक है, अब अगर आप देखो 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये कैसे बनता है, बाय ज्वाइनिंग द 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ डीऑक्सीराइबोज ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ डीऑक्सीराइबोज ऑफ द एडजस्टर न्यूक्लियोटाइड। यानी कि अगर मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए, अगर आप ये देख रहे हैं ना कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये है राइबोज, ये जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, और जो वो नाइट्रोजनस बेस होती है एक साइड पर और कार्बन के साथ लगी होती है, और 5th कार्बन के साथ इस पर लगा होता है फॉस्फेट। अब आप अगर देखो तो यहाँ पर जो है ना, ये देखो, एक जो नाइट डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो दूसरे के साथ बाइंड हुए थे। एक का जो 3 एंड कार्बन है ना, उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो 5th कार्बन के साथ जो फॉस्फेट होता है उसके साथ जो है वो बना रहा होता है, बॉन्ड बना रहा था। ठीक है, ज्वाइनिंग द 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द डीऑक्सीराइबोज ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द डीऑक्सीराइबोज ऑफ द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसका 3rd कार्बन जो अगर आप देखो डीऑक्सीराइबोज का, तो उस पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप उधर लगा होगा, और 5th कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा वो आपस में मिलकर ज्वाइन करेंगे और 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, अगर हम इसकी पोलैरिटी देखें तो एक एंड जो होता है उस पर फॉस्फेट फ्री होता है जिसको हम 5 एंड कहते हैं, और जो 3 एंड होता है उसमें हाइड्रोक्सिल फ्री होता है। ठीक है, फिर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस जो होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर इन लिंकेजेस को आप हाइड्रोलाइज कर
सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो? बाय द न्यूक्लियस। अगर डीएनए है तो हमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस चाहिए, अगर आरएनए है तो हमें राइबोन्यूक्लियस चाहिए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये सारा मैंने स्ट्रक्चर भी शो करवाया हुआ, हेलिकल एक्सिस कैसे बन रहा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद डबल हेलिक्स देखते हैं। इन डबल हेलिक्स टू चेन्स कॉइल्ड अराउंड अ कॉमन एक्सिस, दिस इज अ कॉमन एक्सिस एंड टू चेन्स जो होती हैं वो इसके गिर्द क्या कर रही होती है, कोइल्ड हुई होती है। और हेलिकल एक्सिस, इस एक्सिस को हम हेलिकल एक्सिस कहते हैं। और चेन्स जो होते हैं दे आर एंटी पैरेलल, एक 5 एंड से स्टार्ट होकर 5 to 3 एंड, यहाँ से ऊपर 5 एंड है, नीचे 3 एंड है, दूसरा नीचे 5 एंड है और तीसरा 3 एंड ऊपर है। ठीक है। और हाइड्रोफिलिक की बात करें, इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक साइड्स होती हैं। जो हाइड्रोफिलिक साइड होती है वो डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट बैकबोन होती है। ये है डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट बैकबोन। जो डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट बैकबोन है, ठीक है, ये बैकबोन बना रही होगी। और जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वो इनसाइड कोर बना रहे होते हैं। ठीक है। क्या पेरिफ्री में हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है और जो होगा हमारे पास कोर वो हाइड्रोफोबिक होगा। फिर उसके बाद हम ग्रूव्स की बात कर लेते हैं। इसमें दो तरह के ग्रूव्स होते हैं, मेजर ग्रूव्स होते हैं और माइनर ग्रूव्स होते हैं। अगर हम ग्रूव्स देखें, दे प्रोवाइड एसेस फॉर बाइंडिंग ऑफ द रेगुलेटरी प्रोटीन्स टू द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस along the DNA chain. Any cancer drugs, the actinomycins or actinomycins intercalate into the minor groove to interfere DNA RNA synthesis. असल में ना इसमें ग्रूव्स जो है वो ये ग्रूव्स हैं। ठीक है। माइनर ग्रूव है, ये मेजर ग्रूव है और ये एक टर्न है। और एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं। ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि ना एक टर्न में मतलब काफ़ी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन अब मैं ग्रूव्स होते हैं इनकी इंपॉर्टेंस है। इनमें जो है ना रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं वो बाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। टू द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस अलोंग द डीएनए चेन। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने इस तरह से पता क्या होगा कि एंटी कैंसर ड्रग्स यूज़ करते हैं इस तरह से ना, जब कोई भी प्रोटीन आकर यहाँ बाइंड कर जाएगी तो उसके रिजल्ट में जो है ना जो डीएनए की म्यूटेशन हो जाएगी। जब डीएनए की म्यूटेशन होगी तो ठीक तरह के सेल्स नहीं बन पाएंगे, यानी कि सेल्स बनेंगे नहीं। तो इस तरह से हम एंटी कैंसर ड्रग्स को यूज़ करते हैं ताकि ना कैंसर में ये होता है ना कि सेल्स बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, ट्यूमर्स बन रहे होते हैं। तो जब ना सेल्स जो है वो, ताकि सेल्स ना बन पाए उसको रोकने के लिए हम इस तरह से करते हैं ताकि सेल्स जो डीएनए ही नहीं सही से बनेगा तो सेल्स कहाँ बनेंगे। तो उसके लिए हम ये कर रहे होते हैं। बस इस ज़्यादा नहीं करना, हमने इसको यहीं पर ख़त्म कर देना। अच्छा, अब बेस पेयर्स के देख लेते हैं। ए ऑलवेज जो है वो टी के साथ बना रहा होता है और इनमें जो है वो टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। ये बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सी और जी के दरमियान 3 बॉन्ड्स होते हैं और ए टी के दरमियान 2 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। आपने ये बात, और ये देखो ये हमारे पास बेसिस हैं जो सेंटर में कोर बना रही होंगी और ये डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट है जो साइड्स में जो है वो बाहर पड़ी होते हैं, पेरिफ्री में प्रेजेंट होते हैं। और ये हाइड्रोफिलिक होते हैं और ये हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है। और दोनों एक दूसरे अपोजिट होते हैं, एक 5 to 3 होता है, एक 3 to 5 होता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद एंटी पैरेलल ये बात होगी। और ये देखो ए जो है वो टी के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू जो है वो 2 बॉन्ड्स होते हैं। और सी जी जो होता है वो सी जी से, इसको एड जी सी से याद रखो कि ए ने टी के साथ बॉन्ड बनाना होता है और जी ने सी के साथ। ठीक है। और इसमें इन दोनों में डबल बॉन्ड होता है और इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। फिर उसके बाद बेस पेयर्स की अगर हम बात करें तो वो हेलिकल एक्सिस के 90 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिस है ना, ये बेसिस है। तो ये जो हेलिकल एक्सिस है ना, ये जो हेलिकल एक्सिस है तो उसके साथ कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद एक चेन कंप्लीमेंट होती है टू द अदर, यानी कि ऑब्वियसली अगर यहाँ ए है तो टी होगा, यहाँ जी है तो सी होगा, यहाँ टी है तो ए होगा, तो वो एक दूसरे से कम्प्लीमेंट होती है। फिर उसके बाद स्टेबलाइजेशन कैसे होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना प्लस हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी इनके दरमियान प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द स्टेक्ड बेसिस। ठीक हो गया। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये मिलकर जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे डीएनए के स्ट्रक्चर को। ठीक हो गया। और बिटवीन द स्टेक्ड, और ये जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं टू स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने में। ठीक है ना, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। चेरकोफ रूल की अगर हम बात करें तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में द अमाउंट ऑफ द ए इज इक्वल्स टू द टी। ऑब्वियसली जितने एक स्ट्रैंड में ए होंगे तो दूसरे स्ट्रैंड में उसके जो है कम्प्लीमेंट्री टी भी उतने ही होंगे। और अमाउंट ऑफ द जी इज इक्वल्स टू सी। ठीक है। जितनी जी की अमाउंट होगी उतनी सी की अमाउंट होगी। और टोटल अगर हम प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स की बात करें तो वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है। डबल रिंग प्यूरिन को कहते हैं जिसमें ए प्लस जी होता है और पिरामिडिन्स में टी प्लस जी होता है, ये सिंगल होता है। ठीक है। और
ये बात इसको हमने याद कर लेना, ये रूल भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर हम डीनेचुरेशन की बात करें तो डीनेचुरेशन में हम ये कहते हैं कि ना हीट करने पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना, ये इनके जो दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और जो बेस टैग्स हैं ये डिस्टर्ब हो जाएंगी, और उसको हम डीनेचुरेशन कहते हैं। और जब कूलिंग करवाते हैं तो इनमें ये दोबारा से रीगेन कर लेते हैं अपने स्ट्रक्चर को, जिसको हम एनीलिंग कह लेते हैं, ठीक है। एनीलिंग ठीक हो गया, एनीलिंग कह लेते हैं। रीनेचुरेशन का मतलब है कि पीसीआर में इट इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। पीसीआर में पता है क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन से मुराद है कि अगर हम पीसीआर में देखें ना तो डबल स्ट्रैंड जो नहीं होता, हम सिंगल स्ट्रैंड लेते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर, और उसके साथ जो है वो बाइंड कर जाता है। पीसीआर में क्या होता है कि सिंगल स्ट्रैंड होता है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर लेते हैं, और एक प्राइमर एक साइड पे लग जाता है और दूसरे स्ट्रैंड के भी एक साइड पे प्राइमर लग जाता है 3 एंड पर, और फिर उसके बाद जो है वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर, उसको हम ना हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम डीएनए के सेपरेशन की बात करें तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाए बाय अगर हम ना हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब करवा सकते हैं बाय पीएच को चेंज करा कर, या अगर सोल्यूशन को हम हीट करवा देते हैं, ठीक है। अब मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब डीएनए हीट किया जाता है ना, वो टेम्परेचर जिसमें हाफ ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी ये जो है ना हाफ ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर ये लॉस हो जाए, ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंड रीजन्स बनने लग जाए, उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर। इट डिपेंड्स ऑन द बेस कंटेंट ऑफ द डीएनए। अगर डीएनए जो है वो जीसी बेस पे रिच होगा ना, तो उससे क्या होगा कि ना हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि उन दोनों के दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो इस वजह से उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक हो गया। और इसको मॉनिटर किया जाता है बाय मेजर एब्जॉर्प्शन है 260 नैनोमीटर, ठीक हो गया। लूज ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर को लूज कर देना, इसको हम डीनेचुरेशन कहते हैं। डीएनए हाइपरक्रोमेसिटी क्या है कि जो डीएनए की नेचुरेशन होती है वो यूवी, ये देखो मेरी बात सुनो, जब डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ना वो डीनेचर होगा, स्ट्रैंड्स जो है वो सिंगल हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से सेपरेट कर जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, इसके पास ना ये जो होती है ना यूवी रेडिएशंस, उनको एब्जॉर्ब करने की जो है वो टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी, फिर ये इसको एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे, फिर हमें ना उसके एब्जॉर्प्शन से अंदाज़ा होगा कि यार लगता है डीएनए जो है वो डीनेचर हो गया, ठीक है। ये देखो ये बात लिखी हुई है, जब डीएनए डीनेचर हो जाता है इट लीड्स टू इंक्रीज इन यूवी एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए, यानी जब डीएनए डीनेचर होता है ना तो वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे हमें ना उसकी डीनेचरेशन का पता चल जाता है। फिर उसके बाद हम ना देख लेते हैं कि एट टेम्परेचर अबव, अगर टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली अब डीएनए सिंगल स्ट्रैंड के तौर पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसके जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो टूट गए हुए हैं, तो वो जो है सिंगल स्ट्रैंड। अगर एनीलिंग हो जाए तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिसमें एनीलिंग हो सकती है, वो ऑब्वियसली मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होगा। अगर मेल्टिंग टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो उसमें तो वो डीनेचर कर जाते हैं, उससे कम टेम्परेचर होगा तो वो दोबारा से कूलिंग टेम्परेचर हमने बात किया, वो दोबारा से जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे और जो है वो डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। हाइपरक्रोमेसिटी में अगर हम देखते हैं, वही हमने बात कर ली कि एब्जॉर्बेंस के जरिए के थ्रू हमें पता चल जाता है कि जो डीएनए है वो क्या चीज़ है, वो डीनेचर हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम देखें ना सीजी के दरमियान 3 बॉन्ड होते हैं और एटी के दरमियान 2 बॉन्ड्स होते हैं, जैसे हमने पीछे बात कर ली, जिसकी वजह से सीजी का जो है ना वो टेम्परेचर वो हमें ज़्यादा चाहिए होता है उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करवाने के लिए, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, उनको ब्रेक करवाने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। रीनेचुरेशन और री एनीलिंग का मतलब ये है कि अगर डीएनए का सोल्यूशन को हम कूल करते हैं या टाइट्रेट करते हैं टू न्यूट्रल पीएच, तो जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड होगा वो दोबारा से बन जाएगा, अपना डबल हेलिक्स को दोबारा से अटेन कर लेगा, उस प्रोसेस को रीनेचुरेशन कहते हैं। अब ना बस थोड़ा सा यहाँ तक, ठीक है, फिर ख़त्म हो जाएगी बात। और अगर हम देखें ना स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ द डीएनए की, तो 3 फॉर्म्स होती हैं, बी, ए और सी फॉर्म, ठीक है। बी फॉर्म क्या है, नेटिव कन्फर्मेशनल फॉर्म है, ठीक है, जो कि क्रोमेटिन में प्रेजेंट होती है। इट इज़ मोस्ट कॉमन है, डिस्क्राइब बाय द वाटसन एंड क्रिक। और जो अगर हम ए फॉर्म की देखें तो इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द बी डीएनए। इस डीएनए से बनता है बाय डीनेचर डिहाइड्रेशन इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन और अल्कोहल, ठीक हो गया। इसको डिहाइड्रेशन करा के हमारे पास बी डीएनए बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम एच डीएनए की बात करें और इसकी जी डीएनए की बात करें तो इट अकर्स फॉर पॉलीजीसी सीक्वेंस इन सोल्यूशन एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। अब ये इसको देखें बी फॉर्म, ये राइट हैंडेड होती है, हेलिक्स होती है। अगर फर्स्ट हैंड टूवर्ड्स राइट हो तो उसको हम राइट हैंडेड हेलिक्स कहते हैं, और अगर लेफ्ट साइड पर हो तो उसको हम लेफ्ट हैंडेड कहते हैं। तो ए जो है वो राइट हैंडेड, बी राइट हैंडेड, ए भी राइट हैंडेड और सी जो है लेफ्ट हैंडेड। अब आपने ये इंपॉर्टेंट है, ये एससीक्यू के तौर पर आ सकता है, ठीक है, या एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछा जा सकता है, तो हमने इसको अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद जो है वो हम देखते हैं बी फॉर्म में 10 बेस पेयर्स होते हैं पर टर्न, और ए में जो 11 होती हैं, सी में 12 होती हैं।
फिर अगर हम बेसिस अगर प्लेन ऑफ बेसिस पे देखें, ये देखो ना प्लेन ऑफ द बेसिस, और जैसे हमने कहा था ये हेलिकल एक्सिस के जो है परपेंडिकुलर है, तो ये तो परपेंडिकुलर है, लेकिन जो ए फॉर्म है ये 28 डिग्रीज अवे होती है फ्रॉम द परपेंडिकुलर, ठीक है। और अगर क्रोमोसोमल डीएनए की बात करें तो इट इज़ कंप्राइजली मेनली किस चीज़ पर कंसिस्ट कर रहा होता है, बी फॉर्म पर। और जो हाँ ए फॉर्म कैसे बनी होती है, डिहाइड्रेटिंग द बी फॉर्म को डिहाइड्रेट कर दो। और जी फॉर्म कैसे होती है, जो डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट होता है, डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट बैकबोन, ये देखो ये होती है ना डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट बैकबोन, ये अगर ये जिगजैग हो जाए, ठीक है, जिगजैग, हेंस जी डीएनए, स्ट्रेच ऑफ द जी डीएनए ऑल्टर्स प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स। फिर 1 टर्न, अगर ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखो 1 टर्न ऑफ द हेलिक्स 36 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि ये है ना 1 टर्न, तो इसकी लेंथ कितनी है 36 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। माइनर ग्रुप देख लें तो उसकी 12 एंगस्ट्रॉम और मेजर ग्रुप की 22, ये माइनर ग्रुप है, इसकी 12 और मेजर ग्रुप की 22 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज यूनिट, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स इट इज 3.4, 2 बेस पेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का होगा, और डायमीटर जो होगा वो 20 एंगस्ट्रॉम का होगा। फिर उसके बाद इधर डायमीटर 26 का, इधर 18 का। कन्फर्मेशन इंडियन है, आरएनए हाइब्रिड और आरएनए डबल स्ट्रैंडेड रीजन वेरी क्लोज टू द फॉर्म, इसको मतलब देख लो अच्छी तरह। अब यहाँ पर थोड़े से और डिफरेंसेस है, उसको हम कर लेते हैं ताकि हमें बाद में रिग्रेट ना हो कि हमें पता क्यों नहीं था, अगर ज़्यादा पता होता तो अच्छे से अटैम्प्ट कर लेते। इस वजह से पहले से हम अच्छे से अटैम्प्ट करने के लिए जो है वो अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। बी फॉर्म, ए फॉर्म, जी फॉर्म। बी फॉर्म 3.4, ए फॉर्म जो है 2.6 और जी फॉर्म का जो है ना 3.7। ये सारे इसके क्या चीज़ें हैं ये तो मुझे पता ही नहीं। हाँ, दिस आर दी हेलिक्स साइज पर बेस पे, ठीक है, हेलिक्स राइज पर बेस पे वो कितना, ठीक है। अब बेस जो है ना टिल टू द नॉर्मल एक्सिस 6 एंगस्ट्रॉम, 20 और 70 एंगस्ट्रॉम। फिर उसके बाद जो शुगर पकर्स कन्फर्मेशन होती है ना वो होती है C2 एंडो, C3 एंडो, C2 एंडो फॉर पिरिमिडिन, C3 एंडो फॉर दी प्यूरिन्स, ठीक है। अब ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कन्फर्मेशन देखें, इट इज़ एंटी फॉर पिरिमिडिन, इट इज़ सिन फॉर द प्यूरिन्स, ठीक है। अगर ट्रांसलेशन अगर हम करवाते हैं बिटवीन द बी एंड सी फॉर्म तो इट्स रोल इंपॉर्टेंट रोल इन द जीन एक्सप्रेशन। लीनियर सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड की बात करें तो ऑल आर द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक हो गया। लीनियर सारे जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। न्यूक्लियस इनका जो न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द यूकैरियोट्स में, प्लांट क्लोरोप्लास्ट में, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो न्यूक्लियोइड होते हैं उनमें। और बैक्टीरिया की बात करें उनमें प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड यूज़ करते हैं वेक्टर के तौर पर इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। और यानी वेक्टर क्या वही होता है ना जो अपने अंदर फॉरेन डीएनए को जो है वो के साथ ज्वाइन करता है, फिर उसके बाद जो है होस्ट सेल में जाएगा, होस्ट में नंबर ऑफ द सेल्स को ज़्यादा करेगा, और क्लोनिंग वगैरह में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसमें वगैरह। और इट प्रोवाइड्स फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर एज में कैरी जीन दैट कर, क्योंकि इसके पास जीन्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहे होंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को भी टू द होस्ट।